वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आई है। दिसंबर 2024 में पेट्रोलियम उत्पादों पर विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स हटा लिया गया था। सरकार ने इस मौके का फायदा उठाते हुए उत्पाद शुल्क में वृद्धि की है ताकि राजस्व में संभावित नुकसान की भरपाई की जा सके। यह तो बात हुई पेट्रोल डीजल की। इधर रसोई गैस के दाम 50 रुपए बढ़ गए हैं। इसका भी कारण है तेल विपणन कंपनियां मतलब OMCs को LPG पर 42,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई करना है। देश हित में सब सही, लेकिन मुफ्त की रेवड़ियां बांटनी है। एक कहेगा गैस 500 में देंगे, दूसरा कह देगा 450 में देंगे। ये देश हित में है या दल हित में? केंद्र ने अपने फैसले के बचाव में हमारा उनका वादे वाला ग्राफिक्स दिया है। डिबेट में जब विजुअल्स हम चलाएंगे तब आप उसे देख भी पाएंगे। लेकिन केंद्र ने यह नहीं बताया कि तब मतलब उनके समय में अंतरराष्ट्रीय मार्केट के हाल क्या थे। जो माएं चूल्हे में सर्वस्व झोंकती थी को सिलेंडर दिया, वो बढ़ते दाम वाले सिलेंडर के साथ कितनी कंफर्टेबल है, कौन बताएगा? प्रश्न सिर्फ यह है कि दलहित के फैसले का भार सब क्यों उठाएं? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। सुरेश गर्ग जी मेरे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। प्रियदर्शी भटनागर जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं और अजीत कुमार सिंह जी रिटायर्ड IAS हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। अजीत जी, आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। मैं केस सैंपल दे रहा हूं राजस्थान का। जितनी भी कमाई है सरकार की, सैलरी, पेंशन, कर्ज के ब्याज और मुफ्त योजनाओं में चले जाते हैं, तो जाहिर है कहीं से तो पैसा निकालेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत फैसला लिया, मैं ये कह रहा हूं कि ये फैसला लेने की जरूरत क्यों पड़ी? किस चीज का फैसला बोल रहे हैं आप? जैसे पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाना या फिर गैस को 50 रुपए बढ़ाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये नहीं करना चाहिए, होगा, कोई लॉजिक होगा, लेकिन मुझे प्रॉब्लम इस बात से कि जरूरत क्यों पड़ रही है। जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपके फ्रीबीज हैं, सैलरीज आपको देनी है, पेंशन्स आपको देनी है। मुझे मेन प्रॉब्लम ये फ्रीबीज से ही है। स्वप्निल जी, आपको हमारे जो को पैनलिस्ट हैं और जो आपके श्रोतागण हैं उनको नमस्कार सर। देखिए, ये जो पेट्रोलियम जो ऑयल की बात कर रहे हैं हम, तो प्राइमरली जो डीजल और पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो इसका जो प्राइस फिक्सेशन होता है इसको हम डायनेमिक प्राइस फिक्सेशन बोलते हैं। ये प्रतिदिन बदलता है, जो इंटरनेशनल मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उसके कारण से, और 4 या 5 फैक्टर होते हैं जो कि प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। एक तो जो है इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल होता है। चूंकि आप जानते हैं कि करीब भारतवर्ष जो है करीब 85% जो इसकी डिमांड है भारतवर्ष में क्रूड ऑयल की, वो हम इंपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों से करते हैं। तो एक इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, एक तो ये कारण होता है। दूसरा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, तीसरा जो टैक्सेस जो अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें कि सेंट्रल एक्साइज हो गया और स्टेट एक्साइज हो गया और आपका वैट हो गया। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, जहां से जिस रिफाइनरी से इसकी प्रोसेसिंग हो रही है और जो कंज्यूमर की जगह पे जा रहा है तो वो क्या डिस्टेंस है, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है। तो इन सारी बातों को मद्देनजर करते हुए जो NDA सरकार जब आई मोदी जी की 2014 में, तो इन्होंने डायनेमिक प्राइसिंग की, जो कि ऑलमोस्ट डेली एक तरह से रिवाइज होती है। और ये जो एक्साइज ड्यूटी की जो बात हो रही है कि चेंज होने की, तो ये भी बार समय समय पर होती रहती है। अगर आपको याद हो तो पिछला जो एक मेजर रिवीजन हुआ था वो मई 2020 में हुआ था, जबकि कोविड चल रहा था। और उस समय पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए थे 10 रुपए, मतलब एक्साइज जो है 10 रुपए बढ़ाई गई थी पर लीटर, और जो डीजल है उस पर 13 रुपए बढ़ाए गए थे। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स में कि भारत सरकार के पास रेवेन्यू के कई सोर्स है अदर देन दिस पेट्रोलियम, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है इनके पास जो है, अगर आप देखेंगे तो जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं बहुत ही लिमिटेड है। एक तो जो लीकर एक्साइज होती है वो इनका एक मेजर सोर्स होता है। एक आपका ये जो पेट्रोलियम जो है उस पर जो एक्साइज लगती है, वैट लगता है, वो है दूसरा। और तीसरा डिपेंडिंग अपॉन कि उस स्टेट का जो है उसमें क्या क्या, मतलब कि उसके मिनरल रिसोर्सेज वगैरह हैं। जैसे कि राजस्थान में आपके मार्बल वगैरह हो गया, मतलब कि जो स्टोन्स वगैरह जो है इस तरह के। तो अब स्टेट प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आप जो बता रहे हैं फ्री, एक तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स को जो है फ्रीबीज और रेवेन्यू के बीच में जो है एक तारतम्य बोले आप, एक बैलेंस जो है वो बना करके चलना पड़ता है। और चूंकि ये वेलफेयर स्टेट है, आप हमें ये ना भूलें
मतलब कि भारतवर्ष और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है एक वेलफेयर स्टेट है, और जो कंज्यूमर, जो आम जो व्यक्ति है, उसके ऊपर प्राइस का ज्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। हाँ। अगर आप देखेंगे तो पिछले कम से कम 10-11 सालों में 2014 के बाद देखेंगे तो जो इन्फ्लेशन की जो एवरेज रेट रही है वो करीब 4.6 से 5.2% रहती है। और अगर आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो उनका ये मानना है, इकोनॉमिस्ट का मानना ये होता है कि किसी भी इकोनॉमी के बैलेंस ग्रोथ के लिए अगर इन्फ्लेशन 5 से 6% के अंदर में है तो वो इकोनॉमी के लिए ठीक माना जाता है। हाँ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तो फ्रीबीज वाली बात कहना, देखिए वेलफेयर स्टेट में इसे फ्रीबी कहना, मैं तो बहुत ज्यादा, कुछ चीजों में जरूर लगता है कि वो फ्रीबीज है, जरूर है, उसको अवॉइड किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए आपका हेल्थ सेक्टर, उस पे जो आयुष्मान भारत का सिस्टम है या जो स्टेट गवर्नमेंट्स के जो भी मतलब की है, आम जनता जो है, जो गरीब जनता है या खास करके लो मिडिल क्लास भी, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, कोई सीरियस बीमारी हो जाए तो वो 4-5 लाख 6 लाख रुपए नीचे आ जाता है। तो अगर आप फ्री में अगर हेल्थ सर्विस दे रहे हैं तो मैं तो इसे नहीं कहूंगा कि फ्री भी आप दे रहे हैं। उसी तरह अगर वाटर दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, आप एक सर्टेन क्वांटिटी तक अगर आप फ्री दे रहे हैं तो वो फ्री भी नहीं कही जाएगी। तो एक बैलेंस तो बना के चलना पड़ता है सरकारों को, और अपनी जो इनकी कैपेसिटी है रेवेन्यू कलेक्शन की, उस हिसाब से ये हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पिछले गत वर्षों में जो है टेंडेंसी जरूर देखी गई है। और सबसे खराब उसका उदाहरण आप देखेंगे तो आप इसे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का कृपया नहीं ले। हाँ। 2 स्टेट्स जो है जहाँ की मतलब फ्रीबीज के चक्कर में इकोनॉमी की हालत काफी खराब हो गई है। एक है कर्नाटका, जिसमें कि हर एक चीजों के प्राइसेस बढ़ाई गई है, चाहे वो मेट्रो की प्राइस हो, बस की प्राइस, बस ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस हो, या फिर इलेक्ट्रिसिटी की हो। और दूसरा अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश, इन दोनों जगहों पे फ्रीबीज के कारण जरूर एक मतलब कि काफी आर्थिक संकट जो है एक तरह से हो गया है। ये मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस न समझा जाए, ठीक है। और लेकिन सर मैं एक छोटा सा काउंटर ले रहा हूं, उसके बाद फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि जैसे मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी ने कहा कि हम 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, दूसरे ने कहा कि हम 450 में देंगे, ये आपने डिसाइड किया कि हम करेंगे, ठीक है, अब आप उतने में दीजिए, तो बराबर है ना सर? जो ओएमसीज का जो नुकसान हो रहा है बराबर है ना सर? पर उसका खामियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। आप जिस गरीब माँ की बात प्रधानमंत्री मोदी करते थे कि भाई वो कोयला जलाती थी, लकड़ी जलाती थी, आंखों से आंसू बहते थे, मैंने उसे सिलेंडर दिया, लेकिन क्या वो इस 50 रुपए की वृद्धि से कंफर्टेबल है? देखिए, किसी भी इकोनॉमी तक प्राइसेस तो समय समय पे बढ़ेंगी, और जैसा मैंने आपका कहा कि अगर कंज्यूमर प्राइसेस, जिसमें कि अगर इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, किसी भी आप इकोनॉमी से पूछेंगे तो 5 to 6% की अगर इन्फ्लेशन मतलब की बढ़ोतरी रहती है तो उसे कोई मतलब कि ओवरऑल इकोनॉमिक, उसकी आय भी तो बढ़ी होगी पिछले 2-3 साल 4 साल 5 साल। इस परिवार में सिलेंडर यूज हो रहा है, उसकी आय भी तो बढ़ी होगी। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका डियरनेस अलाउंस भी तो बढ़ा है। तो मोरलेस एक बैलेंसिंग होती है, लेकिन मैं जरूर मानता हूं कि ये समय आ गया है कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक साथ बैठे और वो डिसाइड करें कि भैया फ्रीबीज देना है तो किस सेक्टर में देना और कितना देना है, अगर आर्थिक स्थिति को संभालना है तो। अदरवाइज कुछ स्टेट्स में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। ठीक है, मैं गर्ग साहब आपके पास आ रहा हूँ। आज दिन भर कल शाम से ही एक्चुअली शुरू हो गया था, वो तो भला हो कि पेट्रोलियम कंपनियों ने खुद से ट्वीट कर बता दिया कि साहब हम नहीं बढ़ाएंगे, है ना। अब वो उन्होंने खुद से ट्वीट किया, आप लोगों ने करवाया, मुझे नहीं पता, लेकिन सिंसियरली कम से कम उससे एक ये एश्योरेंस तो मिल गया कि अभी फिलहाल के लिए तो वो नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वो भी इसको कब तक खींचेंगे। और दूसरा ये है कि मार्केट वैल्यू का कोई फायदा, इंटरनेशनल मार्केट का कोई फायदा एज अ कंज्यूमर क्या हमें नहीं मिलना चाहिए? निश्चित रूप से मिलना चाहिए। तो मिल नहीं रहा ना सर। कह रहे हो कि हम नहीं बढ़ाएंगे तो आप कह रहे हो कि कुछ समय के लिए नहीं है, नहीं आने वाले समय के लिए। आप मुझे ये बताइए कि मई 2022 के बाद में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई। नहीं तो अगर इस चीज को स्वप्निल भाई, अगर इसी चीज को यूपीए की सरकार से कंपैरिजन करेंगे तो वो तो हर 6 महीने में, साल भर में बढ़ाते रहते थे। लेकिन सर तब का इंटरनेशनल मार्केट का प्राइसिंग तो देखिए आप, प्रति बैरल आप जानते हैं कि वो 100 के पार था, आज 60 के आसपास है।
स्वप्निल भाई, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि इंटरनेशनल के अंदर $24 प्रति बैरल का भाव चल रहा है, 64 डॉलर प्रति बैरल का भाव चल रहा है। तो हमने कंज्यूमर के ऊपर प्रेशर नहीं डाला है। ऑयल कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा था, ऑयल कंपनियों का प्रॉफिट कम किया है और उनको एक्साइज ड्यूटी के रूप में एडजस्ट किया है। तो आज अगर मान लो आम जनता के लिए हमने पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई। अब रही सिलेंडर की, एलपीजी सिलेंडर की बात है, एलपीजी सिलेंडर के अंदर निश्चित रूप से 50 रुपए बढ़ाए, लेकिन मैं आपको पिछले बैक उसमें उदाहरण भी देना चाहता हूँ। 2014 से पहले जब हमारी सरकार आई थी, उससे पहले एलपीजी के कनेक्शन 14 करोड़ 52 लाख थे। ठीक है। आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में करीबन 33 लाख करोड़ के लगभग के कनेक्शन है। उज्ज्वला योजना के 2014 से पहले एक भी कनेक्शन नहीं था। आज 12 करोड़ के लगभग उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है। अब आप बता दीजिए कि जनवरी 2014 के अंदर सिलेंडर की जो नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर की जो कीमत थी वो 1241 रुपए हुआ करती थी। ठीक है। उसके ऊपर केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी 830 रुपए प्रति सिलेंडर की, यानी कि वो 410 रुपए के लगभग का वो देके 830 रुपए की है। हमारी सरकार आने के बाद में हमने जो 2014 के पहले 14 करोड़ 52 लाख कनेक्शन थे, उसमें 5 करोड़ कनेक्शन फर्जी थे। उस 5 करोड़ कनेक्शन में 830 रुपए प्रति सिलेंडर के हिसाब से लगाते हैं, और अगर वो साल भर में 6 सिलेंडर भी रिफिल कराते हैं तो लगभग 24,500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का घोटाला यूपीए गवर्नमेंट में कांग्रेस करती थी। अब आप देखिए कि हमारी सरकार आने के बाद में हमने वो 24,500 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का घोटाला। लेकिन सर बड़ी अजीब स्थिति नहीं है। 2 मिनट सुरेश भाई, 2 मिनट। एक तरफ सरकार ये समझ रही है, सुनिए तो सही सुरेश भाई, मेरी बात सुनिए। एक तरफ सरकार ये समझ रही है कि हमें 80 करोड़ लोगों के 80 करोड़ के आसपास ऐसे लोग हैं जिनको फ्री में अनाज देना है, और दूसरी तरफ वो ये सोच रही है कि हम 50 रुपए बढ़ाएंगे तो वो मां खरीद लेगी। उस मां के आंसू का क्या, जिसको आपने पूछा था गैस पहुंचाकर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ। राजस्थान की बात करते हैं। हाँ। राजस्थान के अंदर हमने जो फूड सेफ्टी अधिनियम के अंतर्गत जितने भी रजिस्टर्ड है उनको सबको उज्ज्वला योजना के अंदर 450 रुपए सिलेंडर में हमने प्रोमिस किया है। ठीक है। तो निश्चित रूप से 50 रुपए अगर सिलेंडर केंद्र सरकार ने बढ़ाए, तो मैं सोचता हूं कि राजस्थान में मेरे ख्याल से वो जो 50 रुपए का गैप है वो भी राज्य सरकार उसको बियर करेगी। यानी कि जो सब्सिडी अभी 50 रुपए दे रहे थे, 500 रुपए केंद्र सरकार का, 450 रुपए राज्य सरकार। लेकिन सुरेश गर्ग का कौन बेयर करेगा? नहीं, लेकिन सुरेश गर्ग का कौन बेयर करेगा? कोई नहीं ना। सुरेश गर्ग का तो सुरेश गर्ग खुद बेयर करेंगे। सुरेश गर्ग का तो देखिए, वो अगर सुरेश गर्ग की जहां तक बात करते हो तो सुरेश गर्ग कैपेसिटी के अंदर है जो उस उज्ज्वला योजना के अंदर रजिस्टर्ड है। पहले तो उज्ज्वला योजना होती नहीं थी, सबके लिए सब्सिडी दे रखी थी, चाहे वो उसका 1000 करोड़ रुपए का भी अगर रिटर्न भरता है तो उसको भी आपने सब्सिडी के रूप में उसमें भ्रष्टाचार कर रहे थे। हमने तो वो चीजें खत्म की है ना। ठीक है स्वप्निल भाई, आज आप वो चीज देखो ना, जो कैपेसिटी भाई हमने गिव अप की स्कीम लगा रखी है कि गिव अप, आप अपनी सब्सिडी को गिव अप कर दीजिए। तो उज्ज्वला के अंदर है तो सर लोग गिव अप में डर रहे हैं। आप जानते हैं, मेरी स्पेसिफिकली कुछ लोगों से बात हुई, मैं अब कांग्रेस के पास जाऊंगा। लोग गिव अप से डर क्यों रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि भाई आज हमने गिव अप कर दिया। जैसा आपको याद होगा कि सब्सिडी लोगों ने गैस की गिव अप की थी और एकाएक गैस के दाम कहां के कहां पहुंच गए, तो वो माथा पीटने लगे, यार इससे तो हम सब्सिडी रख लेते। तो वो गिव अप में भी लोग डर रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कि कल को और क्या ना हो। प्रॉब्लम इस बात से है कि देशहित के फैसले देशहित में लीजिए, दलित के फैसले अगर देशहित के फैसलों पर भारी पड़ रहे हो, उसका खामियाजा एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को चुकाना पड़े, तो वो थोड़ा सा अजीब सी स्थितियां बन जाती हैं। प्रियदर्शी भटनागर जी को मैं डिबेट में ले रहा हूं। प्रियदर्शी भाई, हाँ, 2 मिनट। अब सुरेश भाई मैं आपको रोक रहा हूं, मैं प्रियदर्शी भाई को डिबेट में जोड़ रहा हूं। प्रियदर्शी भाई, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है। सबसे पहले आप लोगों ने पेट्रोल पर रिएक्शन दिया, पेट्रोल कंपनियों ने कह दिया कि साहब हम नहीं बढ़ाने वाले। गैस का इशू आपने सही पकड़ा। मुझे हाँ नहीं 2 मिनट रुकिए ना सुरेश भाई। अब प्रियदर्शी जी को तो बोलने दीजिए। हाँ प्रियदर्शी जी बोलिए। जी हाँ देखिए, हाँ सरकार हाँ 10 मिनट में बैकफुट पे आ गई। पहला आदेश आया कि 2 रुपए की एक्साइज ड्यूटी बढ़ेगी, पर इनको एकदम जनता का आक्रोश का इनको भान हो गया, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तो इन्होंने तुरंत अपने प्रेशर के थ्रू पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से ये मैसेज आ गया कि ये भार वो उठाएंगे। अब आप ये कांग्रेस के बारे में बात कर रहे थे, मैं इनसे 2 मिनट का समय चाहूंगा। बोलिए। भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई और मध्यम वर्ग की शोषणकारी
सरकार और संस्थाएं। इसका मैं कैसे तो उदाहरण जवाब दूं? दूंगा मैं, बहुत अच्छा इन्होंने खुद नहीं बोला है। मैं बहुत अच्छा 2 मिनट को क्वेश्चन बोलूं, मेरी उठाया आराम से 2 मिनट रुकिए तो गर्ग भाई थोड़ा सा। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। तब क्रूड ऑयल के दाम थे 100 रुपए से ज्यादा, करेक्ट है। 109 रुपए 29 पैसे प्रति बैरल थे। मैं बोल चुका हूं। ठीक है। हाँ। उस समय पेट्रोल डीजल के दाम थे 70 रुपए और 54 रुपए। और आज ये खुद अपने मुख से बोलकर गए, अपने श्री मुख से इन्होंने खुद ने बोला है कि आज जब क्रूड ऑयल के दाम ये 64 बोल रहे हैं, हाँ। और मेरी दृष्टि के अंदर, मेरी जानकारी में ये 63 रुपए है, कोई बात नहीं, 63-64 रुपए का क्रूड ऑयल है, उसके बावजूद भी ये पेट्रोल डीजल के अंदर ये कहते हैं कि दाम बढ़ाएं। अब दूसरी बात आती है, इनके मंत्री बोलते हैं कि गैस के ऊपर जो 50 रुपए बढ़ाए, उसका कारण उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो जस्टिफाई किया वो ये किया, जो ऑयल कंपनियां हैं उनके ऊपर 41,000 करोड़ के लगभग 42,000 करोड़ घाटे में थी, कर्जा था जी। 41,000 करोड़ मेरी जानकारी में, 42,000 घाटे को भरपाई, बेहतर ही कर रहा हूं ना आपके आंकड़े को, 42,000 करोड़। हाँ जी जी जी, ठीक, ओके। उसकी भरपाई करने के लिए इन्होंने ये दाम बढ़ाया है। सबसे पहली चीज तो ये खुद ही बोल रहे हैं 33 करोड़ उपभोक्ता हैं, जिसमें से उज्ज्वला योजना के हैं करीब 13,000-14,000 करोड़। तो जब आपकी कोई योजना चलाने में, जब कोई योजना चलाने में 13 करोड़, अरे मान लीजिए आपकी जो योजना चलाने में आप जब सक्सेस ही नहीं है, आप समर्थ नहीं है उस योजना को क्यों चलाया है? एक बात। दूसरी चीज, आपके केंद्रीय मंत्री ने जो घाटा बताया ना, वो गत वित्तीय वर्ष का बताया है कि गत वित्तीय वर्ष के अंदर हमने जो घाटा खाया उसकी हम भरपाई कर रहे हैं। यानी कि आपकी कार्यशैली नकारात्मक है, आप फेलियर, आपकी फेलियर का दंड आप जनता पे 2 मिनट एक बड़ा खामियाजा, 2 मिनट, एक बड़ा खामियाजा उस बात का भी था कि जो पेट्रोल पर जो बॉन्ड उठाए गए थे। प्रियदर्शी जी प्लीज, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, मैं एक सिंपल से बात कह रहा हूं कि एक लंबे वक्त तक तो खामियाजा उन बॉन्ड्स का भी रहा जिसको केंद्र को चुकाना पड़ा, जो यूपीए जाते जाते छोड़ के गई थी। लेकिन हम उतने स्पेसिफिकली उसमें न भी घुसें, तो मेरा एक सवाल यहां पर बन रहा है जो मैं समझना चाहता हूं। मैं अजीत जी आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अभी 7-8 दिन पहले हरदीप पुरी जी मीडिया से बातचीत कर रहे थे और उन्होंने देश को एक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि अब आप तैयारी कर लीजिए, बहुत जल्द बहुत सी चीज़ें कम होने वाली हैं। तो इसलिए मेरे लिए सरप्राइजिंग था सडनली जो ये एक्साइज ड्यूटी का जो फैक्टर आया। मैं एक्साइटेडली वेट कर रहा था वो उस पोर्शन का, लेकिन ठीक है, मेरा एक्साइटमेंट खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं वापस गैस पे आ रहा हूं। प्रॉब्लम यह है कि आप 250 रुपए का जो नुकसान है उसको घटाकर 200 पे ला रहे हो, इतनी मदद आपको मिलने वाली है। मतलब ये तो स्टेटस को प्रो है ना। मतलब अगर कल को स्थितियां और बिगड़ी तो ये तो वापस 1000 के पार जा सकता है। और दूसरा यह है कि जहां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्रति बैरल वो 60 रुपए से 62 रुपए हुआ नहीं, वैसे ही पेट्रोल कंपनियां बढ़ा देंगी, क्योंकि वो भी क्यों अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करें। देखिए स्वप्निल जी, एक कंसेप्ट होता बफर स्टॉक का, बफर। तो ये जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर की आमदनी, आप अपने घर की इकोनॉमिक्स की बात करें और सडनली मान लीजिए कि एक महीने में आपको करीब 25,000 रुपए की एक्स्ट्रा इनकम हो गई। तो क्या वो 25,000 रुपया तुरंत जाकर के आप मार्केट में खर्चा कर देंगे, या चलिए खुशी में आ गई 25,000 तो 2-4 हजार 5,000 रुपया आप एक्स्ट्रा वैकेंसी में खर्चा कर देंगे और बाकी 20-22,000 रखेंगे अपने पास कि यार कल किसने देखा है। राइट। जो अभी जो बात हो रही है उस पर थोड़ी त्रुटि है। मेरे को पैनलिस्ट इसका बुरा नहीं मानेंगे। ये जो बात हो रही है कि पेट्रोलियम कंपनीज को घाटा जो हुआ है, सोकॉल्ड घाटा हो रहा है, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लगती है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो है वो कॉस्ट ऑफ इनपुट है। आप खुद ही कह रहे हैं कि जब कॉस्ट ऑफ इनपुट कम हो गया है, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया है। तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे वही पुरानी वाली एक्साइज ड्यूटी रहती तो भारत सरकार की जो इनकम आ रही है उसमें कमी होती। तो उस इनकम को उसी लेवल पे रखने के लिए कि आज की डेट में भारत सरकार को जो रेवेन्यू आ रही थी एक्साइज ऑन पेट्रोलियम ऑयल्स, उसको उस लेवल को मेंटेन करने के लिए इस समय तो भारत सरकार को करना चाहता हूँ, परसेंटेज पे नहीं है, प्रति लीटर है।
प्रति लीटर है, परसेंटेज जी। तो होता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इफेक्ट आता, ये प्रति लीटर है हाँ, एक्साइज तो वो एक्चुअली होता क्या है, कॉस्ट का उसका वो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ उसको आप कन्वर्ट करते हैं, एक तरह से कन्वर्ट करते हैं 10 रुपए या 15 जो भी है, लेकिन एक्चुअली ओरिजिनल तो जो एक्साइज ड्यूटी तो लगेगी वो तो परसेंटेज में ही लगती है, हाँ राइट। हाँ। और वो परसेंटेज कन्वर्ट होकर के एक्चुअल नंबर्स में ये नंबर जो बना है वो बना है, राइट। तो एक तो ये मतलब कि इसमें समझने की आवश्यकता है कि इससे न तो पेट्रोलियम कंपनीज को कोई घाटा हुआ है कि जो शंका की जा रही है कि कल की डेट में वो बढ़ा देंगे, और न भारत सरकार को इससे कोई लाभ हुआ है। हाँ, भारत सरकार अपनी क्षति कमी मतलब रेवेन्यू की कमी नहीं हो, इसलिए भारत सरकार ने इस एक्साइज को बढ़ाया। ठीक है। तो गर्ग भाई देखिए, मैं लास्ट में इसका मैं आपसे लास्ट में एक चीज कहना चाह रहा हूं, वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपकी रणनीति बहुत सही है कि राजस्व बढ़ाना है और सब्सिडी के बोझ को कम करना है, इस रणनीति में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उपभोक्ताओं पर फिलहाल असर नहीं पड़ रहा, फिलहाल इस बात को समझिएगा, फिलहाल असर नहीं पड़ रहा है। आगे वैश्विक बाजार या सरकारी नीतियां जो भी होंगी उसी पर तो सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो स्वप्निल भाई, ये तो अब इसके लिए तो मैं इन फ्यूचर का तो कैसे कह सकता हूँ कि इन फ्यूचर में क्या स्थिति है। कोरोना का कोई पता था कि कोरोना आ जाएगा? अरे भाई, लेकिन भाई, हरदीप पुरी जी आज जब ये आश्वासन दे रहे थे कि कुछ सुधरेगा और नहीं सुधरा बल्कि बढ़ाना पड़ गया, तो कहीं तैयार नहीं है ना। भाई, सरकार को तो तैयार रहना चाहिए, यही तो विजन होता है सरकार का। मुझे ये बताइए कि केंद्र सरकार ने 2 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है पेट्रोल और डीजल पे, ठीक है। क्या जनता के ऊपर भार पड़ा? पेट्रोलियम कंपनी में फिलहाल नहीं पड़ा, रहा था, उनका प्रॉफिट कम हुआ है, फिलहाल नहीं पड़ा, उनका प्रॉफिट कम हुआ है। हाँ। तो आने वाले टाइम पे भी जब मई 2022 से, हाँ स्वप्निल भाई, मई 2022 से 1 रुपए भी पेट्रोल के दाम कम नहीं हुए, लेकिन मई 2022 से आज तक कम से कम 10 से 12 रुपए प्रति लीटर के पेट्रोल लेकिन के सर दाम मैं कम हो चुके हैं। आई एम सॉरी, ज्यादा हो मैं चुके बिलो द हैं। बेल्ट तो नहीं जा रहा हूँ, इसलिए नहीं मैं बिलो द बेल्ट नहीं जा रहा हूँ, दो मिनट, मैं बिलो द बेल्ट नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं सिंपली एक कमेंट कहना चाहता हूँ कि वो 2022 के बाद से बहुत सारे चुनाव भी थे और आजकल आम पब्लिक ये समझने लगी है कि चुनाव के हिसाब से पेट्रोल के प्राइस तय होते हैं। स्वप्निल भाई, उसके लिए तो वन नेशन वन इलेक्शन ला रहे हैं, उसका कांग्रेस विरोध कर रही है। अब मुझे बता दीजिए, कांग्रेस क्या? नहीं, अभी वन नेशन वन इलेक्शन पे नहीं है, अभी हम वन नेशन वन इलेक्शन पे नहीं है, ठीक है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक चीज बोली कि सब महंगाई पे बेरोजगारी पे ध्यान नहीं, तो इन कांग्रेस प्रवक्ता या तो पढ़ के नहीं आते, इनको ये तो पता होना चाहिए कि 2014 से पहले मैं तो आंकड़े लेके बैठा हूँ। सुरेश गर्ग साहब, आप एक बात बताइए, 2014 मेरे को तो गर्ग साहब आप एक बात बता दीजिए आपके ठीक है, से, ठीक है। आप तो ये बता दो 2013 के अंदर ठीक है, प्लीज आज महंगाई दर 2013 गर्ग भाई छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए 2 मिनट छोड़ दीजिए। गर्ग भाई मैं आपको 2 पल के लिए रोक रहा हूँ, गर्ग भाई मैं आपको 2 पल के लिए रोक रहा हूँ, प्लीज। शोषणकारी नीति जनता सुनिए मेरी बात सुनिए, देख रही है। गर्ग भाई 2 मिनट मेरी बात सुनिए। बहुत हुई प्रियदर्शी जी मेरी बात का जवाब दीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि सारे लॉजिकल पॉइंट्स जो आप देना चाहते हैं वो सिर्फ एक ही जगह जाकर खत्म हो रहे हैं, और वो जगह ये है कि राजस्व बढ़ाने के लिए क्या डिसीजन लेने पड़ेंगे। 2013 में जाओ आप, महंगाई की मार आपकी देन है। नहीं जनता को ठीक है, शोषण कर रही है, गरीबी ठीक है। नरेंद्र 2 मोदी मिनट जी गर्ग भाई प्लीज, आपको चुप होना पड़ेगा। गर्ग भाई, जनता प्रियदर्शी जी मेरा सवाल ले लें प्लीज, प्रियदर्शी जी मेरा सवाल ले लें। मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक है, मैं ये कह रहा हूं कि आपके सारे लॉजिकल पॉइंट्स सुनिए तो सही। हाँ प्रियदर्शी भाई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, खुद कांग्रेस को भी तो इस बात से टेंशन थी ना कि मोदी सरकार के वक्त कर्जा बढ़ रहा है, राजस्व को नुकसान पहुंच रही है, सरकारी खजाना बेकार हो रहा है। तो प्रियदर्शी भाई, उसी से निपटने के लिए ये कदम उठाया गया है ना, उसी से निपटने के लिए ये कदम उठाया गया है। ये अपनी गलतियों से निपट रहे हैं और जनता के ऊपर भार डाल रहे हैं। एक बात बताइए, 2013 की दुहाई देते हैं, उस समय 400 रुपए का सिलेंडर था, क्रूड ऑयल 100 रुपए से ज्यादा का था, आज क्रूड ऑयल नहीं, ठीक है, 4 साल के सबसे निचले स्तर पर है। ठीक है, प्लीज 900 रुपए का। 2 मिनट मैं बहुत लाइटर नोट पे एक शॉर्ट कमेंट लेने वाला हूँ, 2 मिनट प्रियदर्शी भाई प्लीज, सुरेश भाई प्लीज, अजीत जी बहुत लाइटर नोट पे एक शॉर्ट कमेंट में लेने वाला हूँ। प्रियदर्शी जी 2 मिनट प्लीज रुक जाइए प्लीज। मैं एक बहुत लाइटर नोट पे एक शॉर्ट कमेंट लेने वाला हूं, वो मैं ये लेने वाला हूं कि अल्टीमेटली जिस वर्ग को सबसे ज्यादा प्रभावित होना था उसको इनकम टैक्स में आपने एक बहुत बड़ी छूट दे दी है, तो अब वो पैसा उसको यूज कर सकता है।
लेकिन यह सिर्फ एक दिलासा भर है, आप समझिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कम होने वाले प्राइसेस का बेनिफिट उपभोक्ताओं को मिला नहीं है अभी तक, जो मिलना चाहिए था। या मुझे नहीं पता कि वो इकोनॉमिस्ट जो 2014 में वादे कर रहे थे, उस इकोनॉमिस्ट को क्या हुआ कि 100 के ऊपर कुछ चीजें नहीं जाएंगी। मतलब 2014 लगते ही वो इकोनॉमिस्ट उस बात को भूल गया। अब वो इकोनॉमिस्ट कौन था मुझे नहीं पता। अजीत जी, शॉर्ट क्लोजिंग कमेंट प्लीज। जी, किस मुद्दे पे आप चाहते हैं? मैं इसी मुद्दे पे चाहता हूं कि अभी तो ठीक है, चलिए थोड़ा बहुत पैसा बच रहा है, करवा लो खर्च, इससे ज्यादा क्या है। आपने जब शुरुआत में मेरे से कहा कि हेल्थ सेक्टर, तो मैं हेल्थ सेक्टर में भी ये बोल सकता हूं कि हेल्थ सेक्टर भी तो महंगा है, आप उसमें रेवड़ियां देना चाहते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन आप इंश्योरेंस का पैसा किसी बजट में कम नहीं कर रहे हैं। इंश्योरेंस तो अब भी लोगों के लिए जरूरत से ज्यादा महंगा पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बराबर कुछ न कुछ शिकायतें जो है, हाँ, वो सरकार से रहेगी, चाहे सरकार कितना भी, कोई भी सरकार हो। हाँ, और ये प्रेशर बनना भी चाहिए एक प्रजातंत्र में जो है। हाँ, आम पब्लिक की ओर से प्रेशर बनना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली देखना चाहिए क्या, दो चीजों का अपने को ध्यान रखना चाहिए आम जनता की तरह से। एक तो क्या सरकार का भी मतलब कि ओवरऑल इकोनॉमी का ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, और दूसरा जो इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, महंगाई दर क्या कंट्रोल में है कि नहीं। हाँ, तो मैं इसको फिर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या एनडीए वर्सेस यूपीए नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ एक डेटा देने के लिए अगर आप देखेंगे तो 2004 से लेकर के 2014 के बीच में जो एवरेज महंगाई दर थी वो 8 से 10% के आसपास थी, 11% गई थी लास्ट में। सही है। हाँ, और ये जो एनडीए की सरकार का अगर आप देखेंगे 2015 से लेकर के 2000 अभी आज के डेट तक जो है, तो हाईएस्ट जो गया है, हाईएस्ट एक बार जो गया था वो 6.7% गया था। बाकी जनरल कांग्रेस को बताओ साहब ये चीज 2.5 और कोई महंगाई की मार देश में मोदी सरकार, मोदी सरकार महंगाई की मार, ठीक है, सॉरी महंगाई की मार मोदी सरकार। भाई ठीक है, आप लोग कमेंट का रास्ता खोज ही लेते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ठीक है। अजीत सर, सॉरी, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।